नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब जो टाइम आपका बचा हुआ है ये पूरा का पूरा मेंस का टाइम है। मेरी हर एक बात को समझना आप और दिल से समझना। अगर सिलेक्शन आपको चाहिए तो आज अभी इस वक्त से अगर ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो आप प्रीलिम्स पढ़ना बंद कर दीजिए। अगर जिंदगी को संवारनी है, जिंदगी को सही मुकाम तक पहुंचाना है, सक्सेस अपने कदमों में लाना है, तो आज अभी इसी वक्त से प्रीलिम्स की पढ़ाई बंद कीजिए और मेंस की शुरू कर दीजिए। क्योंकि प्रीलिम्स पास करके क्या कीजिएगा जब मेंस ही नहीं होगा। और मेंस के लिए आए दिन जिस तरीके से 2 महीना टाइम दिया है ना, अगर यही कंडीशन रह गई ना तो मेंस निकालना एक टेढ़ी खीर हो जाएगी। सच्ची बता रहा हूं। इसलिए अभी जो बचा हुआ है, अभी से लेके पूरे जून महीने तक, जब तक कि कोई भी नोटिफिकेशन प्रीलिम्स की नहीं आ जाती है, गलती से भी प्रीलिम्स पढ़ना बंद कर दीजिए। वरना प्रीलिम्स तो नहीं होगा, ये तो कंफर्म ही मान लीजिए। और अगर प्रीलिम्स गलती से हो भी गया, मेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके पास वक्त ही नहीं होगा। सुजीत सर क्या, दुनिया के कोई भी सर आपको पास नहीं करवा सकते हैं। आज से मैंने ये सीरीज स्टार्ट कर दिया हूं महासंग्राम मेंस का, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको सॉरी 2 क्वेश्चन पर डे दूंगा और उसी को आपको लिखना भी है। और मैं आपको लिख के समझाऊंगा आपको कि आखिर इसमें क्या सटीक आंसर हो सके। और इसके साथ साथ आपको भी हमारे साथ प्रैक्टिस करना है। और आंसर ही नहीं बल्कि अब जो भी मेंस के टॉपिक है ना, सारे टॉपिक को कराना शुरू करूंगा। वक्त निकालता हूं, वक्त तो है नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करके वक्त निकाल के आपके सामने रखता हूं। ये 66 का टारगेट है, इवन 67 उसका भी टारगेट यही काम करेगा। आप लोग कोशिश कीजिए कि जो ये है मेंस, ये 66 के लिए भी और 67 के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सोचना आपको है, हमारी कोशिश है। तो चलिए आज के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन था जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड था, वो था सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन संबंधों को गैर कानूनी ठहराया गया है। इसके पक्ष और विपक्ष में विश्लेषणात्मक तर्क प्रस्तुत करें। और दूसरा क्वेश्चन था जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड था कि गरीबी रेखा को परिभाषित कीजिए। भारत में निर्धनता आकलन के लिए उठाए गए कदम की चर्चा करें। निर्धनता मापन के लिए वर्तमान में क्या आधार बनाया गया है। इन दोनों क्वेश्चन की मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन दे दिया था और कहा था क्वेश्चन आप लिखिए। या तो क्वेश्चन आप भेज सकते हैं हमें, या तो आसपास में जो भी सीनियर हो उनसे चेक कराइए, या तो खुद चेक कीजिए, या तो खुद से लिख के अपने पास रखिए। और जब मैं बताऊं तो आप देखिए कि कहां पे कौन सा शब्दों का खेल खेला गया है, कहां पे कौन से वाक्य का खेल खेला गया है, कहां पे कौन से शब्द को नहीं दिया जाता। एक बार फिर से दोस्तों, मैं जब भी आंसर राइटिंग की बात करता हूं तो बस एक ही बात करता हूं कि हर वो इंसान मेंस निकाल सकता है जिसके पास नॉलेज हो। और मोस्ट प्रॉब्ली जो रियल में स्टडी करते हैं उनके पास नॉलेज तो होता ही है। उसके बाद दूसरा जो आता है मेन थिंग्स, कि आपके पास शब्दों का खेल आना चाहिए। अगर शब्दों का खेल आपके पास है और शब्दों का खेल आप जानते हैं खेलना, तो इसका मतलब है आपका मेंस हो रहा है। इस दुनिया में कोई भी रोक के देख ले नहीं रुकेगा। 100% आपका हो रहा। आप खुद भी अगर चाहोगे कि नहीं मुझे मेंस नहीं पास करना, फिर भी आप पास कर जाओगे। सारा खेल शब्दों का है। जिसने शब्दों का खेल सीख लिया उसका मेंस कोई नहीं रोकेगा। मान लो उसका मेंस हो गया, इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू कर दे। अब शब्दों का खेल कैसे खेला जाए भैया, बताते हो, हर वीडियो में बोलते हो, इसका तो मुझे बताओ। ये होगी प्रैक्टिस से। हर दिन के दिनचर्या से क्या बोलते हो, कैसे लोगों के साथ में रहते हो, कैसा थिंकिंग है, ये सारा जो है आसपास के माहौल पे डिपेंड है। ये सिविल सर्विस या बिहार पब्लिक सर्विस, ये जो एक बच्चों का खेल नहीं है कि आप गधों के साथ में, बेवकूफ़ों के साथ में, बेरोजगारों के साथ में, जिसको बोलने का ढंग का नहीं है उनके साथ में रह के आप यहाँ क्लियर कर लोगे। ये एक मिथ्या है, ये एक अंधविश्वास है। रियलिटी है, आपको अगर सिविल सर्वेंट बनना है या बिहार पब्लिक सर्वेंट बनना है तो आपको सिर्फ वैसे ही इंसान के साथ मिलना है, उसी में डूब के रहना है तब तक जब तक कि आप बन नहीं जाते हो। फिर तो इन गधों से आपको मिलेगा ही काम करना। आखिर काम तो इन्हीं गधों को सही करने के लिए आपको करना है। चलिए दोस्तों, बातों को ज़्यादा ना खींचते हुए अब चर्चा करते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन संबंधों को गैर कानूनी ठहराया गया है। इसके पक्ष और विपक्ष में विश्लेषणात्मक तर्क प्रस्तुत कीजिए। किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले, प्राचीन काल से ही विवाह प्रांत यौन संबंध को मान्यता प्राप्त है।
लेकिन समाज में भ्रष्ट आचार एवं सामाजिक भटकाव तथा युवा वर्ग में नशा का प्रचलन बढ़ाने के कारण यौन अपराध में बढ़ोतरी हुई है। नैतिक दृष्टि से तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अप्राकृतिक यौन संबंध, पशु विपरीत लिंग आदि गलत है। देखिए, मैंने इसको सबसे पहले इसको प्राचीन काल से जोड़ दिया। प्राचीन काल में भी था कि विवाह के पहले आप यौन संबंध बना सकते हैं, लेकिन समाज में इतनी असामाजिकता भटकाव हो गया है, युवा में नशा का प्रचलन हो गया है, जिसके कारण क्या हो गई है कि यौन का अपराध जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। मैंने सिर्फ ये बातों को समझाने की कोशिश की, मतलब जहां हूं उससे पहले की बात किया हूं, फिर जहां रहूंगा उसकी बात कहूंगा, और फिर जहां आगे तक गई है उसकी बात करूंगा, और फिर निष्कर्ष निकाल के आपको समझा दूंगा। नैतिक दृष्टि से तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अप्राकृतिक यौन संबंध, पशु विपरीत लिंग आदि गलत है। नैतिक दृष्टि से भी गलत है, जो कि गलत कार्य है, और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अप्राकृतिक यौन संबंध बिल्कुल भी गलत है। अप्राकृतिक एवं संबंधों के तहत कानूनी प्रावधान है, जो कोई पुरुष स्त्री जीव जंतु के साथ प्राकृतिक की व्यवस्था के विरुद्ध स्वेच्छा से इंद्रिय भोग करेगा, वह आजीवन कारावास या दोनों की, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकेगी, उसे सजा मिलेगी। अब नेक्स्ट में है वर्तमान वैधानिक स्थिति क्या है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने 2 वयस्क समलैंगिक लोगों के बीच परस्पर सहमति से बनने वाले यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए दायर की गई एक नई याचिका में संविधान पीठ में भेज दिया गया है। 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने का फैसला दिया था, जिससे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में हाईकोर्ट के आदेश को पलटते हुए समलैंगिकता आईपीसी की धारा 377 के तहत अपराध बरकरार रखा। अब इसके पक्ष में तर्क बताते हैं क्या है। गृह मंत्रालय ने अपने शपथ पत्र में कहा है कि धारा 377 बच्चों पर होने वाले यौन अपराध में एवं बलात्कार संबंधी कानून की कमियों को भरने का काम करती है। ईसाई धर्म प्रचारकों से संबंधित चर्च गठबंधन और अन्य कोई भी धार्मिक संगठन इस तर्क के साथ याचिकाकर्ताओं का विरोध कर रहे हैं कि बाइबिल समलैंगिकता एक घृणित कार्य है तथा सामाजिक नैतिकता के विरुद्ध है। इस बात को दृढ़तापूर्वक कहा गया है कि समलैंगिकता को वैध करना अनैतिक तस्कर निवारण अधिनियम 1956 के उपेक्षा करने जैसा ही होगा। अगर इसकी अनुमति दी जाती है तो यौन संचारित बीमारियों जैसे एड्स का प्रचार बिल्कुल बढ़ेगा। अगर इसकी अनुमति दे दी जाती है तो असुरक्षित यौन संबंध के वजह से क्या होगा कि आपको एड्स की बीमारियों की संख्या बढ़ जाएगी। वैसे ही भारत में अफ्रीका के बाद भारत का ही नंबर है एड्स के श्रेणियों में, और अगर इसकी इजाज़त दे दी जाती है तो हम अफ्रीका को भी पीछे छोड़ देंगे। नेक्स्ट है विपक्ष में तर्क। नैतिक आधार पर समलैंगिकता संबंधों को स्वीकार न करने के पीछे जो नैतिक कारण बताए जाते हैं वे मूलतः ईसाई धार्मिक मान्यताओं पर आश्रित है। चूंकि भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल में निर्मित हुई, इसलिए स्वाभाविक रूप से विधि निर्माण में इस नैतिक मान्यताओं पर गहरा असर था, और इसलिए भी आईपीसी की धारा 377 ऐसे असामान्य संबंधों को प्रतिबंधित करती है, जो कि नैतिक के आधार पर हमने इसे बताने की आपको कोशिश किया है कि ईसाई धर्मों से, बाइबल से लिया गया है, जिसमें कि ये मान्यता है, ईसाई धार्मिक में मान्यता है कि चूंकि भारतीय दंड संहिता ब्रिटिश काल से निर्मित हुई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से विधि निर्माण में नैतिक मान्यताओं का गहरा असर पड़ता है। अब आते हैं स्वास्थ्य के आधार पर। यदि समलैंगिकता को वैध नहीं बनाया जाता है, जो वैसे भी गुप्त तरीके से प्रचलन में है, तो इससे एचआईवी एड्स जैसी बीमारियों से लड़ना और मुश्किल हो जाएगा। दरअसल जब किसी संबंध को कानूनी मान्यता नहीं मिलेगी तो उससे व्युत्क्रम रोगों की पहचान और उसका निराकरण अत्यंत दुष्कर हो जाएगा, क्योंकि जेल जाने के भय से लोग अपनी बीमारी और पहचान को छिपा देंगे। अब आते हैं स्वास्थ्य के बाद कानूनी आधार पर क्या होगा। समलिंग लैंगिक संबंधों को अपराध मानने से अनुच्छेद 14, 15, 21 के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों का सीधा हनन होता है। एक तो इसमें
समानता का अधिकार क्षरित होता है, दूसरे सिर्फ लैंगिक व्यवहार के आधार पर का निर्धारण कर दिया जाता है। यदि कोई दो वयस्क आपसी सहमति से एकांत में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो इसमें राज्य को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो प्रश्न था यही था। हमने कोशिश किया कि धारा 377 जो है उसके हर एक पहलू से आपको समझाने की। अब आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप अपना मैच करवा लीजिए, क्या ऐसा आपका लिखा हुआ था। अगर इस तरीके से लिखते हैं तो ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ इंटेलिजेंट हूँ कि आपको 100 में 100 आएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है 70+ मार्क्स आ जाएंगे और हमें पास करना है, किसी भी हालत में इंटरव्यू कॉल तक पहुँचना है। बस इतना टारगेट हमारा होना ही चाहिए कि कम से कम मेंस का रिजल्ट में अपना रोल नंबर होना चाहिए आयोग के वेबसाइट पे। इतना टारगेट तो हमेशा दिमाग में रखिए। इतना इस तरीके से पढ़ना है कि सब कुछ पढ़ने की वजह से इतना पढ़ो जिससे कि पास होने के लायक बन जाओ। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन जो था वो इकोनॉमी से था, वो थी गरीबी रेखा को परिभाषित करना है और भारत में निर्धनता आकलन के लिए उठाए गए कदम की चर्चा करें। निर्धनता मापन के लिए वर्तमान में क्या आधार बनाया गया है। अब आते हैं इसके उत्तर की व्याख्या हम करते हैं किस तरीके से लिखना चाहिए। गरीबों को परिभाषित करने हेतु न्यूनतम आवश्यकता या न्यूनतम उपभोग स्तर की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। वस्तुतः उस व्यक्ति या समाज को गरीब माना जाता है जो न्यूनतम उपभोग स्तर को भी प्राप्त करने में सक्षम है। इसका न्यूनतम स्तर मतलब कहने का ये कि जिसको एक वक्त का रोटी भी नसीब नहीं हो पाता, यानी कि दिन का खाना खाए तो रात में सोचे, और रात का अगर खाना किसी खुदा न खास्ते मिल गया तो दिन में सोचे। ऐसे इंसान को हम गरीब की श्रेणी में रखते हैं, जो अपनी न्यूनतम आवश्यकता जो सबसे कम है उसको भी वो प्राप्त नहीं कर पाता है। विश्व बैंक के द्वारा ये शब्दों का खेल था, ध्यान रखिएगा। यहाँ शब्दों का खेल है कि सामने जो है ऊपर का लाइन जहाँ पैराग्राफ चेंज करते हैं वहाँ का 2-3 लाइन, ये सब लाइन इतनी पावरफुल होनी चाहिए और इतनी बेहतरीन और इतनी साधारण शब्दों में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, पावरफुल का मतलब नहीं कि बड़े बड़े शब्दों को बांध छोड़ दिए, वो मत कीजिएगा, क्योंकि वो करने के बाद आपका रिजल्ट रुक जाएगा। ये 100% गारंटी है। आप करके देख लीजिए, आपका रिजल्ट रुक जाएगा। शब्दों नॉर्मल बनो यार, एकदम नॉर्मल बातें बोलो, नॉर्मल बातें सोचने की कोशिश करो और नॉर्मल बातें ही समझने की भी कोशिश करो, क्योंकि जब तक नॉर्मल नहीं बनोगे तब तक कोई भी मतलब एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट कभी भी आपको हासिल नहीं होगा। इसलिए नॉर्मल बनो, बच्चों की तरह बनो। चलिए अब करते हैं बात, पैराग्राफ चेंज करते हैं। विश्व बैंक के द्वारा संशोधित गरीबी रेखा अमेरिकी डॉलर 1.9 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति NSSO द्वारा नई परिभाषा के अनुसार भारत में 12.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे ले आकलित की गई है। मतलब क्या है, एक ही लाइन में मैंने दोनों चीज को दिखा दिया। एक गरीबी रेखा क्या रखा अमेरिकी डॉलर 1.9 प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, यानी एक व्यक्ति प्रतिदिन $1.9 अगर कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर है। और फिर दूसरे ही शब्द में NSSO के द्वारा नई परिभाषा भी मैंने बता दिया कि वो NSSO कहता है कि 12.4% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आकलित की गई है, यानी कि भारत में 12.4% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे बैठे हुए हैं। अब नेक्स्ट, भारत में व्याप्त गरीबी की समस्या का निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है उसको समझाने की कोशिश कीजिए। पर्याप्त एवं दोषपूर्ण आर्थिक विकास के कारण देश में गरीबी की समस्या पाई जाती है। भारत में प्राकृतिक संसाधन होते हुए भी उद्योग, कृषि, परिवहन प्रणाली अत्यंत पिछड़ी हुई अवस्था में है। इस कारण यहाँ के लोग में भयंकर गरीबी है। मतलब मैंने ये बताने की कोशिश की कि यहाँ आर्थिक विकास के कारण देश में गरीबी है, दोषपूर्ण आर्थिक विकास है। मतलब क्या है, विकास एक के यहाँ जो है खूब सारा है और दूसरा जो है बहुत कंगाल है। स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है जिसकी वजह से क्या है, देश में गरीबी बहुत हद स्तर तक बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से उद्योग चौपट पड़े हुए हैं, कृषि चौपट पड़े हुए हैं, परिवहन चौपट पड़े हुए हैं, जिसकी अवस्था के कारण लोग भयंकर गरीबी में पहुंचे हुए हैं। जब तक दोषपूर्ण आर्थिक विकास सही नहीं होगा तब तक गरीबी की रेखा से बाहर हम निकल ही नहीं सकते। पहले वाक्य में ये छोड़ा। दूसरे में क्या है, संपत्ति का असमान वितरण के कारण भी गरीबी की समस्या उत्पन्न हो गई है। मतलब क्या है, हर इंसान के पास एक इक्वल संपत्ति होना चाहिए। फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे रुक के आपको एक नॉर्मल एग्जाम्पल से बताऊं कि दो भाई हैं, दोनों को अगर बंटवारा होता है, अलग करना होता है, तो एक नियम कहता है कि जितना दौलत है उसके 2 पार्ट्स किया जाए और इक्वल किया जाए।
तभी दोनों फिर से खड़े होके फिर से इस समाज में रह के अपनी गरीबी से लड़के अमीरी के पास पहुंच सकते हैं। अगर एक को ज्यादा दिया जाता है और एक को कुछ नहीं दिया जाता है, तो जिसको कुछ नहीं दिया जाएगा उसको गरीब होना लाजमी हो जाएगा। वो अपनी गरीबी से बाहर कभी निकल ही नहीं सकता। और जिसके पास सब कुछ दे दिया गया है वो कभी गरीबी रेखा पे आ ही नहीं सकता। इसका मतलब है एक वर्ग जो है गरीबी रेखा से इतना ऊपर है कि अमीरी रेखा को भी बहुत हद तक क्रॉस कर चुका है, और एक जो है गरीबी रेखा से इतना नीचा है जहां पे अभी भी आकलन करना मुश्किल नहीं है। यह हुआ संपत्ति के असमान वितरण। अब तीसरा है तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण भी यहां के लोग की गरीबी भूखमरी की समस्या व्याप्त है। पहले होता था हम दो हमारे 8 10 12 जैसे तरीका था, एक टाइमिंग में ऐसे लोग चलते थे कि चलो भाई जब तक हो रहा है ईश्वर का देन है, खुदा का देन है, निकलने दो। वक्त बदला, परिस्थिति बदली, समय बदला, सरकार बदला, उसके बाद नारा आया हम दो हमारे दो, यानी कि हम दो हैं और हमारे दो ही हो, एक बेटा और एक बेटी, या फिर दोनों बेटी या दोनों बेटा, दो ही होनी चाहिए, जिससे कि जनसंख्या को नियंत्रण किया गया। जनसंख्या के नियंत्रण के साथ साथ में परिवार नियंत्रण हुई, खर्च नियंत्रण हुए। अब जो है ज्यादा एक परिवार ज्यादा लोड नहीं उठा सकता। इससे क्या हुआ कि लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकालो, इसीलिए था कि जनसंख्या को कम करो, तभी यह संभव है। ऐसे पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इसके उपलक्ष्य में कितने लोग ये बोले, अच्छा भैया ये तो बताओ जनसंख्या में की दृष्टि से कहते हो तो हमसे तो ज्यादा जनसंख्या चीन का है। हाँ है ना, तो हमसे ज्यादा भूमि भी तो है चीन को। अब आप बताओ 2% भूमि 17% जनसंख्या, बताओ कहां होगा। और चीन का हमसे ज्यादा जमीन है और जनसंख्या में कोई ज्यादा फासला नहीं है। आने वाले टाइम में जिस तरीके से हम बढ़ते हुए जा रहे हैं तो इस मायने में काट सकते हैं हम चीन को। चलिए अब नेक्स्ट हुआ, यानी कि जनसंख्या का भी कम होना जरूरी है। साथ साथ में गरीबी के अन्य प्रमुख कारण जो होता है कृषि का पिछड़ापन, क्योंकि भारत का कृषि जो है, समझाने के लिए मैं समझा देता हूं, भारत का कृषि जो है मॉनसून पे आधारित है। ये अगर मॉनसून अच्छा रहा तो कृषि की अच्छी उपज होगी, मॉनसून गया तो कृषि को लेके गया। और विकसित उद्योग मतलब क्या है, बहुत ऐसे उद्योग हैं जो धीरे धीरे चौपट होने के कगार पे आ चुके हैं, धीरे धीरे समाप्त हो चुके हैं। बेरोजगारी, भारत शिक्षा प्रणाली का रोजगार मुख ना होना, मतलब क्या है, बेरोजगारी जो है असमान स्थिति से बढ़ती जा रही है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, बस बढ़ती ही जा रही है। साथ साथ में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित होना, ये संयुक्त परिवार की प्रथा जहां पे है वहां भी गरीबी है, वहां भी विकास नहीं है, बस दिखता है। क्योंकि जहां पे संयुक्त परिवार होगा वहां पे क्या होगा, लोग 10 रहेंगे, काम करने वाले सिर्फ 2 ही रहेंगे, 8 जो है ऐसे के ऐसे उसी जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, यानी कि बेरोजगार के रूप में रहेंगे। लेकिन संयुक्त परिवार में है तो धीरे धीरे खिंचाते हुए आगे जाते हैं, यानी संयुक्त परिवार भी गरीबी का एक बहुत बड़ा कारण रोल अदा करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, निर्धनता मापन विधि का आधार। अब जो है निर्धनता मापन विधि का आधार देखते हैं। तेंदुलकर समिति ने 1977 में निर्धनता के आकलन हेतु प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कैलोरी युक्त भोजन की कसौटी को निर्धनता रेखा के आधार पर, केवल इस आधार पर नहीं माना था कि उपभोग के लिए खाद्य एवं पोषक स्तर के बीच कमजोर सहसंबंध है। रंगराजन समिति ने भोजन में कैलोरी युक्त भोजन की न्यूनतम मात्रा, प्रोटीन में वसा की न्यूनतम मात्रा निर्धनता रेखा मापन की कसौटी के रूप में स्वीकार किया। राज्य स्तरीय ग्रामीण शहरी निर्धनता स्तरों के आकलन कीमतों में आने वाला भौगोलिक एवं कालिक उच्चवाचनों को ध्यान में रखते हुए रंगराजन समिति ने तेंदुलकर समिति द्वारा प्रयुक्त विधि को ही सही माना था। अब थोड़ा सा डायग्राम देके ये बता देने से थोड़ी सी जो आंसर होती है उसमें जो है एक नयापन आ जाता है, औरों से अलग आ जाता है। क्योंकि नंबर औरों से अलग तब आएगा आपका जब औरों से अलग कुछ करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपके औरों से अलग नंबर आएंगे। अदरवाइज जैसे लोगों को आ रहे हैं वैसा ही नंबर आपको भी आएगा। मानक आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। मानक आवश्यकता कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति न्यूनतम कम से कम आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र में 2155 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2090 कैलोरी। प्रोटीन प्रतिदिन प्रति व्यक्ति न्यूनतम मात्रा कम से कम कितना लेना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तो 48 ग्राम और शहरी क्षेत्र में 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। वसा प्रतिदिन प्रति व्यक्ति न्यूनतम मात्रा 28 ग्राम होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र में 26 ग्राम होनी चाहिए। राज्य स्तरीय निर्धनता अनुपात ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अनुपात में भारांकित औसत है, जबकि राष्ट्रीय निर्धनता अनुपात का गणना
राज्यवार निर्धनता अनुपात के जनसंख्या भारित औसत से किया गया है। चलिए, अब यहीं पे हुआ दोनों क्वेश्चन की समाप्ति। मेरी कोशिश थी कि अच्छे तरीके से बता दूं, समझा दूं, जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अगर यहां से क्वेश्चन उठे तो आराम से आप बना सकते हैं। और कल के लिए 2 क्वेश्चन, एक समसामयिकी से और एक जो होगा वो होगा भूगोल से रिलेटेड। कितने लोगों ने मुझे कहा कि भैया एक क्वेश्चन थोड़ा हार्ड दो, जो भी दोगे, लेकिन एक क्वेश्चन थोड़ा इजी दो, जिससे क्या कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आए। क्योंकि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे देते हो ना, जो कि लिखने में हालत खराब हो जाती है, और हमारी लिखने की कला तो बिल्कुल ही डल है। तो इसको देखते हुए छोटे छोटे चीज से हमें, छोटे छोटे चीजों जिससे क्या हमें कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए, और जिससे क्या एक वक्त ऐसा आ जाए कि आप बड़ा से बड़ा भी दो तब भी मैं 10 लाइन उस पर छोड़ सकूं, सही तरीके से लिख सकूं। मैंने उनकी बात मानते हुए एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिया हूं और एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी दिया हूं। तो पहला क्वेश्चन जो समसामयिकी का है वो है, केंद्र सरकार द्वारा मुसलमानों को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने का फैसला किया है। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा रही है, चर्चा करना है। क्वेश्चन एक बार फिर से मैं पढ़ के सुना देता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा मुसलमानों को हज यात्रा के लिए दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म करने का फैसला किया है। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा रही है, चर्चा करें। अब इसकी चर्चा जो कीजिएगा आपको फॉर्मेट में बताता हूं। सबसे पहले इसकी भूमिका बताइए, फिर इसके निर्णय के पीछे तर्क बताइए, क्या है इसके निर्णय के पीछे क्या तर्क था कि इसको समाप्त किया गया है उसको बताइए, और फिर समीक्षा कीजिए और निष्कर्ष को निकाल के समाप्त कर दीजिए। यही फॉर्मेट में चलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है, भारत का संक्षिप्त भौगोलिक परिचय दीजिए। एकदम आसान क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए लिखने की और बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। इसमें भी फॉर्मेटिंग में बता दिया। पहले आप बताइए भारत की भूमि की भूमिका बताइए, क्या है, कितने प्रतिशत हैं, क्या है, जल है, क्या है, जो भी है, पहाड़ है, वो बताइए। दूसरा है पड़ोसी देश की चर्चा कीजिए, कौन से पड़ोसी देश हमारे आसपास में सटे हुए हैं। तीसरा चीज़ है अरब सागर बंगाल की खाड़ी की भी थोड़ी चर्चा कीजिए। चौथा है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की भी थोड़ी चर्चा कीजिए, और फाइनली आंसर बता दीजिए। यही फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, जिसमें उत्तर जो है खूबसूरती के साथ चमके, जब सामने वाला देखे ना तो कहे कि नहीं, बंदे ने शब्दों का क्या कमाल का खेल खेला। और वही चीज आप में होनी चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी जीरो है कि आपको आंसर राइटिंग लिखने आएगा, क्योंकि मेंस लिखने का मतलब है आंसर राइटिंग आपका जबरदस्त होना चाहिए, तभी मेंस निकलेगा। अदरवाइज फिर से पीटी के लिए तैयारी कर लीजिए। अगर इससे डर है तो अभी इसी वक्त इससे जुड़िए, हर वीडियो देखिए, कोशिश कीजिए लिखने की, कोशिश कीजिए क्वेश्चन सेंड करने की। मैं चेक करके अगर औरों को बता रहा हूं तो मुझे आपको भी बताने में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी नंबर डिस्प्ले कर दिया हूं। हर बार जो प्रॉब्लम हो आप पूछिए, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूं, क्योंकि हम सिर्फ आपके लिए हैं। कोई आपका साथ दे या ना दे ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपके हर स्तर तक साथ दूंगा। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो मैं उसको सॉल्व करने के लिए पूरी जिम्मेदारी उठाता हूं। कभी भी जिस वक्त आपको दिल करे आप मैसेज छोड़ो, कॉल करो, व्हाट्सएप मैसेज छोड़ो, जो करोगे मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू दोस्त, फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।